और हानि की आज हम पहली क्लास शुरू करेंगे। और आज अपना कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेंगे, और इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे करके लगभग प्रॉफिट एंड लॉस की देखते हैं लगभग कितनी क्लासें हो सकती हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा एक भी सवाल नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आता हो और हम लोग यहाँ पे ना किए हों। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए लाइव और अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रॉपर एकदम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बेसिक सी बात, एकदम बेसिक बात से अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि लाभ और हानि होती क्या है। तो लाभ और हानि की अगर बात की जाए तो आप मुझे बताओ कि आप किसी वस्तु को किसी एक अमाउंट पे आप परचेज करते हैं और उस वस्तु को आप किसी एक अमाउंट पे बेच देते हैं। किसी एक वस्तु को मान लो आपने पी प्राइस पे परचेज किया, पी प्राइस पे आपने एक वस्तु को परचेज किया और आपने उसको क्यू प्राइस पे बेच दिया। ये आपने परचेज किया था, ये आपने बाई किया था, और ये आपने क्या किया, सेल कर दिया। अब दो ही बातें निकल के आती हैं सामने कि या तो आपने जितने पैसे में परचेज किया था उससे ज्यादा में आपने बेचा हो, जब आप ये कह सकते हो कि Q इज ग्रेटर देन P। आप यही कह सकते हो ना कि Q इज ग्रेटर देन P। अगर Q इज ग्रेटर देन P है तब आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट होगा। तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब आप ये कहोगे कि Q इज लेस देन P तब आप बोलोगे कि सर लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस की कहानी क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर बाइंग प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ग्रेटर मतलब ज्यादा है, तब आपको क्या होगा, लाभ होगा। आप क्या बोलेंगे कि सर लाभ हुआ। और जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम होगा तब आप बोलेंगे क्या हुआ, हानि हुई। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। देखो फॉर्मूले क्या है, क्या लगने वाले हैं, कैसे लगने वाले हैं, वो सब बात की बातें हैं, वो तो हम सीखेंगे ही। लेकिन पहले बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये बात हर बच्चे को पता होती है, हर दोस्त को पता होती है कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो मैंने एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की कि अगर P उसका क्या है, बाइंग प्राइस, और Q क्या है उसका, सेलिंग प्राइस, और Q इज ग्रेटर देन P है, प्रॉफिट तभी होगा, लाभ किसी व्यक्ति को तभी होगा जब Q ग्रेटर होगा किससे, P से। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस से ज्यादा होगा तभी उसको लाभ होगा, अदरवाइज उसको लाभ नहीं हो सकता। और हानि उस व्यक्ति को होगी अगर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस से कम है, तो फिर उसको क्या होगी, हानि होगी। बात क्लियर होगी। तो यहां से दो बातें सामने निकल के आई कि अगर मैं बात करूं लाभ की, अगर मैं बात करूं लाभ की मतलब प्रॉफिट की, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आप बोलेंगे कि सर सेलिंग प्राइस जो होगा उसका वो ज्यादा होगा किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, इसको हिंदी में मैं अगर लिखूं तो विक्रय मूल्य और माइनस का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये बात निकल के आ गई सामने कि ये अगर हमें प्रॉफिट निकालना है और पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर ये बात हमें पता करनी है तो क्या होना चाहिए, तो फिर विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। जैसे ही विक्रय मूल्य को आप क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे तो जितना भी प्रॉफिट हुआ रहा होगा वो आपके सामने आ जाएगा कि सर इतना प्रॉफिट हुआ है। अब अगर बात करें हानि की, देखो मैंने यहाँ पे आपको यही बात बताई थी ना कि जो बाइंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, यही बात मैंने आपको बताई थी। अब अगर मैं बात करूं कि हानि उसको कितनी रही होगी, अगर लॉस की बात की जाए कि उसको हानि हुई होगी, हानि मतलब लॉस, तो लॉस की अगर बात की जाए तो लॉस में देखो पी हमेशा बड़ा होगा, और पी क्या था आपका, बाइंग प्राइस था। तो आप बोलेंगे कि सर जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज्यादा होगी और उसी में से हम किसको माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस को। तो जो क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य में से हम किसको माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तब आपकी क्या निकल के आ जाएगी, हानि निकल के आ जाएगी। तब क्या निकल के आ जाएगी, हानि। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, बात समझ में आ गई। लाभ अगर हमें निकालना हो तो लाभ कैसे निकालेंगे,
लाभ हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा, और हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तब क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, जो बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल बात थी, बहुत बेसिक बात थी, तो इसको आप क्लियर, एकदम क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट होगी। अब अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन में दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक तो ये कि डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि आप मुझे ये बता दो कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। एक तो ये डायरेक्ट बात वो पूछ सकता है आपसे कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, तो डायरेक्ट है। तो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तब तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और लॉस की अगर वो बात करेगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तब क्या लॉस निकल के आ जाएगा। एक बात ये पूछ लेगा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत लाभ की बात करेगा तब आप ध्यान रखना कि प्रतिशत लाभ, आप बताओ कि आपको लाभ हुआ या हानि, ये कैसे पता चलेगा, आपके कॉस्ट प्राइस से। आपका कॉस्ट प्राइस क्या था उसी से तो पता चलेगा। इसीलिए हमेशा लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो तो किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, जिसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब लाभ, प्रतिशत लाभ की बात करेगा तो लाभ मतलब प्रॉफिट और बटेगा सीपी और मल्टीप्लाइड बाई किससे, 100 से। मल्टीप्लाइड बाई कैसे कर दोगे, 100 से कर दोगे। और अगर वो आपसे पूछ ले कि लॉस बता दो क्या होगा, प्रतिशत लॉस मतलब हानि क्या होगी, तो लॉस बटे सीपी और मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100, ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिशत हानि, और ये ऊपर जो लिखा हुआ वो क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत लाभ। इतनी बात समझ गए, इतनी बात में कोई दिक्कत। ये बहुत बेसिक बेसिक बातों को अभी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत। देखो क्वेश्चन कठिन से कठिन क्वेश्चन, जैसे एक सवाल ये आपके सामने मैं आपको दूं, और ये अभी हाल ही के किसी एक एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। जब तक आपको बेसिक बात नहीं पता होगी तो ये सब सवाल, जो ट्रिक, जो आपको ये बोला जाता है कि 5 सेकंड की ट्रिक, 10 सेकंड की ट्रिक, 15 सेकंड की ट्रिक, या ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या इसको इस तरीके से सबसे आसान कर दिया गया। जब क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे होते हो तो आप क्या है कि उसमें एक्स्ट्रा दिमाग भी आप लगा सकते हो, आपके पास समय की कोई अभाव नहीं होता है, समय आपके पास पर्याप्त होता है और आप क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। लेकिन बात आती है जब एग्जाम हॉल की, पेपर की जब बात आती है, जब वहां पे आप बैठे होते हो, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तभी आप इन सब क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम सबसे बेसिक बेसिक सवाल करेंगे ना, आसान आसान सवाल करेंगे। मैथ को पढ़ने का तरीका क्या है, मैथ आप यहां से शुरू करेंगे। मैथ कहां से शुरू करेंगे, यहां से आप शुरू करेंगे, लो लेवल से आप चलते 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 तब आप हाई लेवल पे जाएंगे ना। पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मैथ का जो नियम है, मैथ का जो रूल है वो यही है कि पहले आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, फिर आपको इजी वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर मॉडरेट वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जो आपका लेवल बनेगा वो हाई लेवल आपका बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो इजी वाले क्वेश्चन आप नहीं किए रहेंगे और मॉडरेट वाले सवाल आप नहीं किए रहोगे, तो फिर हाई वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ रट सकते हो लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सकते। रटने से सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व होगा जो उस पैटर्न का होगा। और आप बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे लगता है कि 20-25 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, 20-25 तरह के, और एग्जामिनर कभी भी सवाल को थोड़ा सा भी घुमा देगा, आप घूम जाओगे। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप बेसिक जब तक बातों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैथ आपकी मजबूत कतई नहीं हो सकती। संभव ही नहीं है कि मैथ आपकी मजबूत हो जाए, क्योंकि मैथ में आपको बहुत बेसिक बेसिक, जो बेसिक बात है ना वो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। आप लगा, ये कोई नहीं लगाता, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, ये कोई किसी भी एग्जाम में कोई बच्चा यूज नहीं करता, कोई हमारा दोस्त ऐसा नहीं है जो ये पैटर्न यूज करता हो।
ये फॉर्मूले कोई दोस्त यूज नहीं करता, लेकिन इन फॉर्मूलों से बनता क्या, फॉर्मूलों से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। बात क्लियर हो गई। तो प्रतिशत लाभ की अगर बात करी जाए तो प्रतिशत लाभ हम इस तरह से निकाल लेंगे, और प्रतिशत हानि की बात की जाए तो प्रतिशत हानि हम इस तरह से निकाल लेंगे, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट। हमने समझ लिया कि लाभ क्या होता है, हमने समझ लिया हानि क्या होती है, हमने समझ लिया कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, हमने समझ लिया कि प्रतिशत हानि क्या होती है। अब प्रतिशत लाभ समझ गए, प्रतिशत हानि समझ गए, तो बच क्या रहा है आपका। अब आपका बचेगा कि आपसे मान लो पूछ ले कि एसपी क्या है। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछ ले तब क्या होगा, अगर सीपी क्रय मूल्य में लाभ को आप जोड़ दीजिए, प्रॉफिट को आप क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा आपका लाभ। और दूसरा आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि क्रय मूल्य में से हानि को आप घटा दीजिए, मतलब सीपी में से लॉस को आप माइनस कर दीजिए, तब ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी एसपी का फॉर्मूला है और ये भी एसपी का ही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। बात क्लियर हो गई। 5 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस कितना निकला, 7 रुपए। 5 रुपए तो आपको सीपी चाहिए था, 2 रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए था, तो 5 2 7 हो गया। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए की हानि हो गई, सेलिंग प्राइस कितना निकला, 1 रुपए वही कम, हानि कब हुई, जब आपको पैसा नहीं मिला। तो फिर आपका एसपी कितना निकलेगा, सीपी माइनस का लॉस हो जाएगा, तो 5 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 रुपए आपका क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। तो एसपी समझ लिया, सीपी समझ लिया, परसेंटेज प्रॉफिट समझ लिया, परसेंटेज लॉस समझ लिया, और प्रॉफिट समझ लिया, और लॉस समझ लिया। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने सीधे सवाल की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये दिया गया, और बहुत आसान सवाल से मैं इस सवाल अपनी क्लास को शुरू करूंगा, ताकि आप चीजों को, और इतने भी आसान सवाल से नहीं कि पूछ ले कि हाँ 20 रुपए में बेचा, 3 रुपए को प्रॉफिट हुआ, तो बताओ कि उसकी एसपी क्या है, तो उतना भी नहीं, क्योंकि उतना तो आपको आता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, आप जल्दी से देखो कि कैसे इस सवाल को करना है। सीजीएल 13 सितंबर 2025 के शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक दुकानदार को एक वस्तु पर 135 रुपए की हानि हुई, यदि हानि प्रतिशत 10% था तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब जरा आप यहाँ पे देखो, मैथ में थोड़ा सोचना भी पड़ता है, थोड़ा नहीं, मैथ है ही, ये पेन पेंसिल ये तो सब कैलकुलेशन जब बहुत लेंदी हो जाती है, जब आपके दिमाग से कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते, तब फिर आपको पेन और पेंसिल चलाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो मैथ का खेल है ना, वो सिर्फ सोचने का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ आप सोचते रहिए और मैथ आपकी सॉल्व होती रहेगी। उसने बोला कि एक दुकानदार को एक वस्तु पर 135 रुपए की हानि हुई, यदि हानि प्रतिशत 10% था। कितने रुपए की हानि हुई, 10 रुपए की हानि हुई, हानि का परसेंटेज कितना था, 10% था। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% लॉस हुआ, प्रतिशत वैल्यू जो ये दी गई है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर, प्रतिशत वैल्यू कितनी है 10% और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 135। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सीपी होगी आपका, कॉस्ट प्राइस होगा, उसका 10% हानि हो गई ना आपको, उसकी 10% जो आपको लॉस हुआ है वो किसके बराबर है, 135 के बराबर है कि नहीं है। एक दुकानदार को इस शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ ₹135 ऑन एन आर्टिकल, इफ द लॉस परसेंटेज वाज 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि 135 रुपए की हानि होगी, कि अगर 10% की वैल्यू कितनी है 135 है, 10% की हानि 135 है, तो आप बताओ कि अपने आप में कंप्लीट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। अपने आप में कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। अगर 100% होती है तो एक जीरो इधर चिपका दो और एक जीरो इधर चिपका दो। तो आपसे अगर ये पूछे कि सीपी का 100% मतलब सीपी कितना हुआ, तो सीपी कितना हुआ 1350, और यही इस सवाल का उत्तर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट, समझ गए बात को। सीपी का 10% दिया गया था 135, और सीपी का 100%, मतलब अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती तभी तो उसको कंप्लीट मानोगे। अगर सीपी का 10% 135 है तो सीपी का 100%, तो 10 का इधर गुणा कर दिया, 10 का इधर गुणा कर दिया, तो 1350 आपकी क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी। और शायद वही पूछा था कि क्रय मूल्य क्या होगा,
तो क्रय मूल्य हमने बता दिया कि उसका कितना होगा 1350। ये रहा अगला सवाल। देखो, एक फूल विक्रेता ने रुपए 900 में 300 फूल खरीदे थे। कितने फूल खरीदे थे? 300 फूल खरीदे थे। 90 फूल क्या हो गए? मुरझा गए और बिकने लायक नहीं रहे। उसे शेष फूलों को प्रति फूल किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल लागत पर 40% का लाभ हो जाए? कुल लागत पे 40% का लाभ हो जाए तो आप बताओ, आप यहां पे समझने वाली बात यह है कि लागत उसकी थी कितनी? 900 रुपए थी। लागत उसकी 900 रुपए थी, तो 40% का जो लाभ होगा वो लागत पे ही तो होगा ना, लागत पे ही होगा। तो 900 रुपए उसकी क्या थी? सीपी थी, लागत थी। 40% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर होगा तो 100 में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, और लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। तो 40% का प्रॉफिट होने के लिए 140 हो गया, तो ये हो गया उसका लाभ। लाभ हो गया 900 का 140%, मतलब उसको हमने 40% का लाभ दिला दिया। आधी बात तो हमारी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई कि 900 रुपए पे अगर 140% उसका निकालेंगे तो हमें 40% का लाभ हो जाए, यही सवाल में बोला था। लेकिन अब दिक्कत यहां पे आई कि उसने फूल खरीदे थे 300, जिसमें से 90 फूल मुरझा गए। 300 खरीदे थे, 90 मुरझा गए, तो उसके 210 फूल तो बचे ना उसके पास। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगी वो 210 फूलों की वैल्यू ही तो होगी ना। ये जो वैल्यू है वो 210 फूलों की वैल्यू तो है। तो 210 फूलों की वैल्यू कितनी दी गई है? 900 गुणा 140 बटे 100। तो आप जो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो रही, और ये 1 जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो रही, तो सीपी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 90 गुणे 14 और बटे कितना? 21 आ गया। नहीं, उसने क्या पूछ लिया? ताकि उसे कुल उसे शेष फूलों की प्रति फूल किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 210 फूल बचे हुए थे और उसको किसी एक कीमत पे बेचना चाहिए था। एक कीमत मान लो पी है, इस कीमत पर बेचना चाहिए था। तो जो पी वैल्यू है, पी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 7 2 14 और 7 3 21, 3 से 9 कट जाएगा, तो जो पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6। तो इसका मतलब जो 210 फूल बचे होंगे वो 210 फूल उसको 6 रुपए प्रति फूल के हिसाब से जब वो बेचेगा तब उसको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कहने का ये कि 900 रुपए पे उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो एक फूल की वैल्यू क्या निकल के आई? 6 रुपए प्रति फूल उसको बेचना चाहिए था। अब इस सवाल का उत्तर आप बताइए। आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हम आज करेंगे ही आसान आसान सवाल, हम बहुत मुश्किल सवाल करेंगे ही नहीं किसी वस्तु के। लेकिन एक बात की गारंटी है, कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में वो दूंगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह से भी सवाल क्या सॉल्व किए जा सकते हैं। मैंने बताया ना कि मैथ जो है ना वो खेल आपका किसका है? मैथ खेल है आपका सिर्फ माइंड का, मतलब सोचने का। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक आपका सिर्फ सोचने का गेम है। तो जितना बढ़िया आप सोच पाएंगे उतने अच्छा आप कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे। आप सवाल को पढ़ें। किसी वस्तु के लाभ और लागत मूल्य का अनुपात, ये हो गया लाभ और ये हो गया लागत मूल्य। तो पूछा है कि उसके विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ तो उसने पहले ही दे दिया कि 3 है। अब क्या है? एसपी और प्रॉफिट का अनुपात चाहिए। प्रॉफिट तो पहले से दिया है कितना? 3। प्रॉफिट तो पहले से दिया है ना 3। तो अब आप चाहो तो ये भी सीधा देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें 3 आना चाहिए, तो 3 यहां पे दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन उसने बोला कि विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात बताना है। तो विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछा जाए और लाभ और लागत मूल्य दिया जाए, तो आप जानते हैं कि जो एसपी होता है वो क्या होता है? सीपी में किसको? प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। तो 3 और 8 को जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 3। तो 11/3 इस सवाल का उत्तर होगा। और ये देखो 11/3 ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? आसान था। और ये सवाल देखिए मैं अपने घर से बना के नहीं लाया हूं कि मैं आसान आसान सवाल आपको करवा रहा हूं। ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पेपर को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि पेपर आपका क्या रहे? बैलेंस रहे, मॉडरेट भी रहे, इजी भी रहे और आपका हार्ड भी रहे।
15 मिनट में 25 सवाल आपके तभी हो पाएंगे जब आपका पेपर क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर पेपर बैलेंस नहीं होगा तो कभी भी 15 मिनट में 25 सवाल नहीं हो सकते। ठीक है, 11/3 इस सवाल का सही उत्तर हुआ, आसान सवाल था। इस सवाल का आंसर जरा बताओ क्या होगा। ये सवाल हालांकि मैं अभी कराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानबूझ के इस सवाल को लेके आया अभी आपके सामने, क्योंकि मुझे इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल आप देख लो ना, आपके सामने दिया गया है, आपके सामने क्या दिया गया कि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 15 सितंबर 2025 के शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया है। अब देखो, आपको एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, या मैं अभी पढ़ाऊंगा एलिगेशन, तो एलिगेशन में आपको एक चीज बताई गई होगी कि अगर यहां पे सीपी दिया गया, ये सीपी दिया गया है, तो एलिगेशन आपका हमेशा एक ही उसमें लगेगा। सीपी है तो सीपी में लगेगा, एसपी है तो एसपी में लगेगा। लेकिन ये किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना कि एसपी को सीपी में कन्वर्ट करें, ये किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा, और ना ये किसी किताब में लिखा हुआ है कि नहीं यही करना है। ऐसा संविधान में तो नहीं लिख दिया गया ना कि आप केवल एसपी को ही सीपी में कन्वर्ट करिए। हम क्या सीपी को, हमारे लिए जो इजी होगा, हमारे लिए जो आसान होगा, मैं वो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना, जो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा, हम सवाल को जल्दी से कर पाए। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर ये सीपी दिया गया और ये सीपी दिया गया और ये एसपी दिया गया, तो मैं इसको एसपी में कन्वर्ट कर दूं, उसको एसपी में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि ये डिजिट और ये डिजिट आसान है और ये डिजिट थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो मैं क्या करूंगा, कितने परसेंट का, 25% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू, पता है ना, 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। इसका मतलब 80 का अगर सामान होगा तो 1/4 कितना, तो इसका जो एसपी निकल के आया वो कितना हो गया, 100 हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद यहां पे देखेंगे 100 रुपए थे इसका सीपी, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/4 तो 25 आएगा, तो इसका एसपी कितना निकल के आ गया, 125 निकल के आ गया। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, मिश्रण की जो एसपी दी गई थी वो कितनी थी, 112.5। देखो ये इससे 112.5, 12.5 ज्यादा है और ये इससे 12.5 कम है। इसका मतलब ये दोनों 1:1 में मिलाए गए होंगे, और तभी इसकी जो वैल्यू है 112.5 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ये सवाल लेके आया था कि आप हमेशा कोशिश ये करो कि जो आपके लिए आसान हो काम, आप वो वाला करो। ये किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है, ना किसी संविधान में ऐसा लिख दिया गया है कि 112.5 को ही आप कन्वर्ट करिए सीपी में। क्यों कन्वर्ट करें हम, हमारे लिए जब ये मौखिक हो रहा है, आसान है हमारे लिए, ये वाले को कन्वर्ट करना ज्यादा आसान था। 80 में 25% जोड़ना मतलब 20 को जोड़ दिया तो 100 हो गया, 100 में 25% जोड़ना मतलब 25 को जोड़ना था तो 125 हो गया। तो हमने सबको एसपी में कन्वर्ट कर दिया, हमने सीपी में कन्वर्ट नहीं किया। किस में कर दिया, एसपी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या था 112.5, तो 125 की वैल्यू ये है, काटने पीटने में समय लगता। तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन अभी आपके सामने लेके आया था। बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को डील करने का आपका अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपने रट लिया या रटवा दिया गया आप उसी कॉन्सेप्ट, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका, मतलब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया था वो क्लियर हो गया आपको। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि कैलकुलेशन आपकी आसान कहां बनती है। ठीक है, आगे बढ़े। संतोष यादव जी कह रहे हैं राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। इसी बीच इस सवाल का आंसर दे दो फटाक से।